So we have already covered the singly reinforced beam, how to analyze the singly reinforced beam, how to design it. अभी हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में देखेंगे और डबली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस और उसका डिजाइन सीखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डबली रेनफोर्स्ड बीम. ओके, सो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में क्या देखे थे हम लोग. पहले सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को देख लेते हैं कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एक ऐसा बीम था जिसमें हमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना था, डिजाइन करने के बाद जो रेनफोर्समेंट आएगा उसे हम लोगों को टेंशन जोन में प्रोवाइड करना होता है. मतलब जो स्टील्स है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए, दैट विल टेक केयर ऑफ द टेंशन ओनली. ओके, और कंक्रीट कंप्रेशन को कैरी करेगा. नाउ डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या है. डबली रेनफोर्स्ड बीम एक ऐसा बीम है जिसमें हम लोगों को रेनफोर्समेंट को टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन जोन में देना होगा. तो से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक बीम लिया है ए बी. नाउ इस बीम के ऊपर अगर एक यूडीएल आ रहा है से डब्ल्यू पर मीटर के हिसाब से, तो ए बीम क्या करेगा, दैट बीम विल ट्राई टू डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, राइट. तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट करने की जब कोशिश करेगा तब क्या होगा, मेरा टॉप फाइबर में कंप्रेशन होगा और बी स्पेसिफिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो जोन होगा उसमें कंप्रेशन होगा और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जो जोन होगा उसमें टेंशन होगा. और न्यूट्रल एक्सिस का कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से समझ चुके थे. ओके, नाउ फॉर डबली रेनफोर्स्ड बीम हमें टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों जोन में रेनफोर्समेंट देना होगा और उसे डिजाइन भी करना होगा कि कितना रेनफोर्समेंट हमें टेंशन जोन में चाहिए, कितना रेनफोर्समेंट हमें कंप्रेशन जोन में चाहिए. कंप्रेशन जोन में रेनफोर्समेंट दे रहे हैं मतलब क्या है, इस रेनफोर्समेंट को हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट रेनफोर्समेंट विल टेक केयर ऑफ सम ऑफ द कंप्रेशन फोर्सेस. तो पहले डब्ल्यू रेनफोर्स बीम का डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद हम लोग इन डिटेल समझेंगे कि क्यों डब्ल्यू रेनफोर्स बीम जरूरी है. तो लिखो, ए डब्ल्यू रेनफोर्स बीम a W reinforced beam is a type of reinforced concrete beam or RCC beam in which the reinforcement or in which or in where भी लिख सकते हो, in which the reinforcements are provided in both tension and compression zone. मतलब जो रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो रेनफोर्समेंट तुम्हारा टेंसाइल फोर्स को भी काउंटर बैलेंस करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स को भी. जो रेनफोर्समेंट को हम लोग कंप्रेशन जोन में देंगे दैट विल टेक केयर ऑफ द compression force. Some of the compression force take care of the steel and some of the compression force will take care of the concrete or will take care by the concrete. Okay, now तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा, टेंशन जोन. तो यहाँ पे टेंशन जोन कहाँ पे हो रहा है, नीचे. तो नीचे भी हम लोगों को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा. से AST नाम दिया. AST क्या है, यहाँ पे लिखो AST द एरिया ऑफ AST एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट. ओके, ASC ऊपर भी हम लोगों को रेनफोर्समेंट देना होगा और उसे डिजाइन भी करना होगा. ऐसे जैसे कि सिंगल रेनफोर्स बीम में हम लोग ऊपर में हैंगर बार प्रोवाइड कर देते थे और ये एग्जाम्पशन था कि वो जो हैंगर बार है वो कंप्रेशन को नहीं कैरी करेगा. ऑल द कंप्रेशन शुड बी टेक केयर ऑफ द बाय द कंक्रीट. ए सिंगल रेनफोर्स बीम का एग्जाम्पशन था. बट यहाँ पे हम लोगों को कंप्रेशन जोन में भी हम लोगों को रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा और उसे डिजाइन भी करना होगा कि कितना अमाउंट ऑफ मूवमेंट के लिए और कितना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स जिसको उस रेनफोर्समेंट को कैरी करना है उसे हमें निकाल के चेक भी करना होगा. तो एएससी क्या है, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट. ओके, तो यहाँ पे डी डैश दिया. डी डैश क्या है, दैट इज द इफेक्टिव कवर
और मोर स्पेसिफिकली मे बी इधर भी इफेक्टिव कवर होगा डी डैश। अभी क्वेश्चन ये है कि इफेक्टिव कवर क्या होता है, हम लोगों को क्या पता है, इफेक्टिव कवर इज इक्वल्स टू क्लियर कवर प्लस 5/2, अगर स्टीरअप का डायमेंशन गिवन नहीं है। तो डिजाइन पर्पस के लिए हम लोग इसी फॉर्मूला को और इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे कि क्लियर कवर प्लस 5/2। अभी अगर हम लोग कंप्रेशन जोन में मान लो कि 16 mm का बांट दिया, टेंशन जोन में 20 mm का बांट दिया, तो दोनों के लिए जो इफेक्टिव डेप्थ होगा, सॉरी इफेक्टिव कवर होगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर क्लियर कवर सेम भी रखेंगे तो इफेक्टिव कवर चेंज हो जाएगा। तो डी डैश को मोर स्पेसिफिकली लिख सकते हो इफेक्टिव कवर एट कंप्रेशन साइड। तो यहाँ पे 5C लिख देख सकते हो। 5C क्या है, दैट इज द डायमीटर ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक, तो ये बेसिक चीज था कि एक डब्ल्यू रेनफोर्स बीम मतलब हमें दोनों तरफ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों तरफ ही प्रोवाइड करना होगा। नाउ अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, हमें डब्ल्यू रेनफोर्स बीम कब चाहिए और क्यों चाहिए। तो अभी उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। तो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि एक ऐसा बीम है जहाँ पे हमें टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों जोन में रेनफोर्समेंट देना होगा, और दो रेनफोर्समेंट, जो टेंशन जोन में दिया हुआ है वो टेंसाइल फोर्स को कैरी करेगा, जो कंप्रेशन जोन में दिया हुआ है वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स को कैरी करेगा, जो हम लोग निकाल के देखेंगे कि किस अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स के लिए हमें उस रेनफोर्समेंट को वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। सो नाउ दूसरा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इसका नाम दो कि व्हेन और व्हाई वी नीड द डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम। व्हेन वी नीड द डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम। क्यों चाहिए और कब चाहिए, है ना। हम लोग तो जानते हैं सिंगल रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करना जानते हैं, उसको डिजाइन करके भी देखे। तो जब हम लोग के पास सिंगल रेनफोर्स्ड बीम है तब भी हमें क्यों डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम चाहिए होगा। तो एक एक करके मैं कारण समझाता हूँ और उसे एक्सप्लेन करता हूँ, तुम लोग भी लिखते जाओ साइमल्टेनियसली। पहला कारण अगर लिखेंगे, पहला कारण हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन व्हेन द डेप्थ डेप्थ ऑफ द बीम इज restricted। restricted किस कारण से restrict हो सकता है, ड्यू टू फंक्शनल और एस्थेटिक। फंक्शनल और एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स। ओके, पहले लिख लो फिर हम इसको समझाते हैं कि क्या बोलना चाहता है कि व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू फंक्शनल और एस्थेटिक रिक्वायरमेंट्स। इस चीज को समझते हैं चलो। से हम लोग के पास एक बिल्डिंग बना रहे हो, कैसे कोई भी एक बिल्डिंग बना रहे हैं, से दिस इज आवर फ्रेम स्ट्रक्चर, ये मेरा बिल्डिंग बनाना है ना। और यहाँ पे हम लोग एक बीम है जिस बीम को यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, ना ये जो बीम है, लोड कैलकुलेशन के बाद देखा कि इस बीम में जो हमें डेप्थ देना होगा, से इस जगह के लिए जो बीम है उसमें जो मोमेंट्स आ रहा है उसके कारण या फिर जो फोर्सेस के कारण बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है उसको रजिस्ट करने के लिए, से हमें कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं कि से हमें जो डेप्थ लेना होगा से 500 mm। ओके, नाउ मान लो कि मुझे एस्थेटिक कारण, आर्किटेक्चरल व्यू कि यहाँ पे इतना बड़ा बीम नहीं दे सकते हैं, देखने में गंदा दिखेगा, या फिर मान लो कि ऐसा जगह है जहाँ पे इतना बड़ा बीम को प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, मतलब फंक्शनल कारण से कि वहाँ पे उतना जगह ही बचा नहीं हुआ है, स्लॉट ही नहीं बचा हुआ है, प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे, या फिर एस्थेटिक कारण कि इतना बड़ा सा बीम दिखेगा, इसको अगर छोटा कर दिया जाएगा तो अच्छा दिखेगा। नाउ अगर मैं बोला कि यहाँ पे जो डेप्थ दोगे, दे सकते हो, जो डेप्थ दे सकते हो वो है तुम्हारा 300 mm। 300 mm से ज्यादा डेप्थ तुम वहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते, मतलब डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, तो पहले मेरा जो, ध्यान से समझो कि अगर एक्चुअल केस में वहाँ पे जितना मोमेंट आ रहा है, मोमेंट तो उतना ही आएगा, बिल्डिंग को तो चेंज नहीं कर रहे, तो जितना मोमेंट आ रहा था उसके कारण हमें जितना डेप्थ चाहिए था से 500 mm, बट हमने बोला कि हमें वहाँ पे उतना बड़ा बीम नहीं प्रोवाइड कर सकते, मे बी
फंक्शनल कारण से हो सकता है, मे बी एस्थेटिक कारण से हो सकता है, मे बी आर्किटेक्चरल कारण से हो सकता है। तब हम लोग क्या करेंगे, अगर डेप्थ को रेस्ट्रिक्ट किया, स्टेप बाय स्टेप समझो, डेप्थ को अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो मतलब क्या हुआ, मतलब अगर डेप्थ को कम कर दिया तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट मेरा कम हो गया, राइट। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट जो था वो कम हो गया। अभी अगर एरिया ऑफ कंक्रीट कम हो गया तो साइमल्टेनियसली जो कंक्रीट के कारण फोर्स जनरेट हो रहा था, फोर्स ड्यू टू और कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंक्रीट, एफसीसी जो जनरेट हो रहा था वो कम हो गया। अभी लोड तो उतना ही आएगा, तो जो कंप्रेशन को कैरी कौन करेगा, कंक्रीट का सेक्शन तो कम कर दिया बट कंप्रेशन तो उतना ही आएगा, तो कंप्रेशन को लेगा कौन। तो तब उस सिचुएशन में कंप्रेशन को लेने के लिए इस साइड में जहां पे कंप्रेशन आ रहा है वहां पे हम लोग कंप्रेशन रेनफोर्समेंट एएससी प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि कंक्रीट के साथ मिलके जितना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स चाहिए उतना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन फोर्स को कैरी कर सकता है। ना यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम लोग कंक्रीट का तो सेक्शन कम किया, हम लोग अगर एएसटी को बढ़ा देते तब भी तो मेरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता, एएसटी को बढ़ा देते तो भी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता। बट हम लोग एएसटी को बढ़ा नहीं सकते कुछ सर्टेन एक्सटेंट के बाद। कब, जब एक्सयू ग्रेटर देन एक्सयू मैक्स हो जाएगा तब वो मेरा बीम ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा। ज्यादा रेनफोर्समेंट हम लोग सिंगल रेनफोर्स बीम में नहीं दे सकते बैलेंस के ऊपर, अगर देंगे तो ओवर रेनफोर्स्ड हो जाएगा, और ओवर रेनफोर्स बीम हो जाएगा तो दैट इज नॉट सेफ, राइट। और हम लोगों का कोड भी बोल रहा है कि डबल डबल जो ओवर रेनफोर्स बीम है उसे डिजाइन नहीं करना है, क्योंकि उसमें ब्रिटल फेलियर होता है और वो सडन फेलियर होता है, इवाकुएशन का टाइम नहीं मिलता है। तो ये पहला कारण कि व्हेन द डेप्थ ऑफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू फंक्शनल और एस्थेटिक रिक्वायरमेंट। डेप्थ को अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ कंक्रीट को कम कर दिया, उसको कम कर दिया तो मतलब क्या है, जो फोर्स कंप्रेशन फोर्स कंक्रीट दे रहा था वो कम हो गया। कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, एसी इनटू स्ट्रेस इन कंक्रीट एफसी, राइट। सो ये जो फोर्स है वो भी कम हो गया, स्ट्रेस भी कम हो गया, जो भी देखोगे सारा चीजें, कंप्रेशन जो था कंप्रेशन कैरी करने के लिए था वो कम हो गया। अभी तो हमें कुछ चाहिए सब्सटीट्यूट जो कंप्रेशन को लेगा उसी सम डेप्थ के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्रेशन रेनफोर्समेंट डाल दिया, जो जो कंप्रेशन डिजायर कंप्रेशन है, जो कंप्रेशन आ रहा है उसको कंक्रीट के साथ मिलके एक कैरी करेगा। पहला कारण समझ में आया। ना दूसरा कारण पे जाते हैं, पहले दूसरा कारण लिखो उसके बाद हम लोग समझाएंगे। दूसरा कारण है व्हाई ने, लिखो व्हाई ए सेक्शन or more specifically beam section of given dimension is required to carry a given factored bending moment moment which is which is excess of which is excess of what it can carry, what it can carry as a singly reinforced beam। क्या लिखा कि when a beam section of a given dimension is required to carry a given factored bending moment which is excess of it can carry as a singly reinforced beam। अच्छा, थोड़ा सा टफ इंग्लिश हो गया, मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ। अगर मान लो कि मेरे पास एक ऑलरेडी हम लोगों ने डिजाइन किया है एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम, ओके, सिंगली रेनफोर्स बीम हमने एक डिजाइन किया है, एक गिवन डायमेंशन का है, इससे मान लो कि 200 mm और 400 mm का एक बीम है एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम, ओके। और इसका जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, से मान लो कि मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी एमयू है, ओके, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी एमयू है, ओके। नाउ इसमें जो मोमेंट आ रहा है, एक्चुअल मोमेंट जो आ रहा है से
mu actual which is greater than mu। मतलब सिंगली रेनफोर्स बीम होता तो mu एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देता, बट जो अप्लाइड मोमेंट है वो mu से ज्यादा है। हम डायमेंशन को चेंज नहीं कर सकते। तो जो एक्स्ट्रा मोमेंट है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंट कौन सा होगा? एक्स्ट्रा मोमेंट होगा तुम्हारा mu एक्चुअल माइनस mu। ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट है, इस एक्स्ट्रा मोमेंट को कैरी कौन करेगा फिर? तब इन एक्स्ट्रा मोमेंट को कैरी करने के लिए हम लोग कंप्रेशन साइड में रीएनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कारण, ओके। तो डायमेंशन, अगर डायमेंशन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब यही बात है कि डायमेंशन रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें ज्यादा मोमेंट आ सकता है। दूसरी बात, डायमेंशन को एकदम पूरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि डेप्थ हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये दो मेन कारण है जिसके कारण हमें डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना है। अभी तीसरा कारण है, एक कारण समझ में आया? ओके, नाउ तीसरा कारण, सी पे आते हैं। ओके, सो तीसरा कारण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि when the bending moment of a section can change its sign, that means point of contact flexure। तब हमें डबल रेनफोर्स बीम देना होगा। ओके, देखो अभी इस चीज को समझते हैं, क्यों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर जहां पे जनरेट होगा वहां पे डबल रेनफोर्स बीम जनरेट करना होगा। इस चीज को समझते हैं, चलो। से हम लोग एक बीम ले लेते हैं, ओवरहैंग बीम। ओके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर कहाँ कहाँ पे जनरेट होता है? जनरली ओवरहैंग बीम पे जनरेट होता है और प्रॉप्ड कैंटिलीवर में होता है। ओके, और कंटिन्यूअस बीम में भी हो सकता है कभी कभी। नाउ अगर इस बीम को देखेंगे, से बीम ले लिया, से इसको तुम लोग एज ए ब्रिज डेक कंसिडर कर सकते हैं, से इससे ब्रिज डेक। ओके, जिसके ऊपर एक यूडीएल आ रहा है डब्ल्यू पर मीटर के हिसाब से। इन सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है एल ए इक्वल ओवरहैंग है। अभी जब इस केस में जब वन एल ग्रेटर देन 2a होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, तब जाके जब बेंडिंग मोमेंट मिलता है, वो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होता है लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट ने अपना जो साइन है उसको चेंज किया, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव गया। अच्छा, अभी बेंडिंग मोमेंट अगर साइन चेंज करेगा तो हम लोगों को क्यों जरूरत है कि कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करने के लिए? तो इस चीज को समझते हैं। अगर हम लोग इस बीम को देखेंगे एज ए बीम, इसको अगर एज ए बीम देखेंगे तो बीम में क्या होगा? पहले यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस में बीम में डाउनवर्ड बेंडिंग होगा, से इट्स द बीम डाउनवर्ड बेंडिंग होगा। फिर इस जोन में अपवर्ड बेंडिंग चालू हो जाएगा, फिर हमेशा डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड। ओके, तो बेंडिंग प्रोफाइल सॉर्ट ऑफ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बस सॉर्ट ऑफ समझाने के लिए ऐसा होगा। तो क्या हो रहा है कि यहां से लेके ये इस पोर्शन तक, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में देख रहे हैं हम लोग ऊपर में हो रहा है, क्या हो रहा है? टेंशन। नीचे हो रहा है कंप्रेशन। अभी इस जोन में क्या देख रहे हैं? इस जोन में देख रहे हैं ऊपर हो रहा है तुम्हारा कंप्रेशन, नीचे हो रहा है टेंशन। तो लिखते जाओ, यहाँ ऊपर हो रहा है टेंशन, नीचे हो रहा है कंप्रेशन। यहाँ पे ऊपर हो रहा है कंप्रेशन, नीचे हो रहा है टेंशन, फिर से चेंज होता जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अगर हम लोग इस बीम को एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन कर देते, मतलब सिर्फ और सिर्फ नीचे वाली जोन में हम लोग रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करते, तब जहां पे चेंज हो रहा है, जहां पे इंटरचेंज हो रहा है, देखो कंप्रेशन और टेंशन जोन इंटरचेंज कर रहा है। तो जब मेरा ऊपर में टेंशन जोन आ जाएगा तो उस टेंशन को कैरी कौन करेगा? अगर वहां पे कोई रेनफोर्समेंट नहीं डाला हुआ है तो क्या होगा? अगर हम लोग ऊपर में भी रेनफोर्समेंट को डाल के रखेंगे एज ए कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, तब वो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर पे जाके जब जरूरत होगा टेंशन लेगा, जब जरूरत होगा कंप्रेशन लेगा। गेट माई पॉइंट? जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्चर जनरेट होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा, तो जो कंप्रेशन और टेंशन जोन है वो भी इंटरचेंज करेगा,
और कंप्रेशन और टेंशन जोन अगर इंटरचेंज कर गया और इंटरचेंज करके मान लो टेंशन ऊपर की तरफ चला गया, तो अगर ऊपर में कोई रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड नहीं है तो तब उस पोजीशन में जाके उस कंप्रेशन फोर्स को, मतलब उस टेंशन फोर्स को कैरी करेगा तुम्हारा एक कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर जनरेट होता है तब भी हमें एज ए बीम को डब्ल्यू रेनफोर्स बीम डिजाइन करना है। दैट्स वाई जितना भी ब्रिज डेक्स है उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर जनरेट होने का चांसेस है। अगर होगा, एनालिसिस करके देखे कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर जनरेट हो रहा है, तो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम डिजाइन करो। इसीलिए जो ब्रिज डेक्स है जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर जनरेट होने का चांसेस है, उसे हम लोग डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हिसाब से डिजाइन करते हैं। फ्लाईओवर्स है, ब्रिजेस है, जो भी है। ओके। चौथा कारण भी है एक, डी कारण लिखो, कि व्हेन द डक्टिलिटी when the ductility of the beam needs to needs to increase। ओके। डक्टिलिटी, अगर किसी भी सेक्शन का डक्टिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो डक्टिलिटी बढ़ा के फायदा क्या होगा? डक्टिलिटी बढ़ाएंगे तो जो सेक्शन हम लोग डिजाइन कर रहे हैं दैट विल बी मोर सेफ अगेंस्ट योर अर्थक्वेक और विंड लोड। डक्टाइल सेक्शन है तो फेल होने से पहले हमें बहुत सारा साइन देगा कि आप लोग इवाकुएट कर जाओ, क्योंकि डक्टाइल सेक्शन है मतलब एक बार में कंप्रेशन फेल्योर नहीं होगा, स्कैटर्ड फेल्योर नहीं होगा, वो साइन देगा, फिर हम लोग उसे एक टाइम मिलेगा, इवाकुएट कर सकते हैं। और जब हम लोग अर्थक्वेक के अगेंस्ट में डिजाइन करते हैं, डक्टाइल डिजाइन करते हैं, तो सेक्शन का डक्टिलिटी बढ़ाना होता है। तो सेक्शन का डक्टिलिटी बढ़ाएंगे कैसे? सेक्शन का डक्टिलिटी बढ़ाया जा सकता है कि स्टील का अमाउंट बढ़ा के, सेक्शन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टील देके। अभी क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नीचे क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर नीचे हम लोग एएसटी ज्यादा कर देते हैं टू मेक इट मोर डक्टाइल, तो क्या हो जाएगा? दैट बीम सेक्शन विल बिकम ओवर रेनफोर्स सेक्शन, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन इज नॉट ए डिजायर्ड सेक्शन। तब क्या होगा? इस सेक्शन में अगर मुझे रेनफोर्समेंट ज्यादा देना है, प्रोवाइड इन ए कंप्रेशन साइड। तो इन कारणों के लिए, इन चार कारणों के लिए हम लोगों के पास सिंगली रेनफोर्स बीम होने के बावजूद हम लोग डबली रेनफोर्स बीम में जाते हैं। ओके, सो दीज आर द मेन रीजन। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द shear force, the stress, strain and forces diagram of a doubly reinforced section। तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन देखे कि उसमें कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में रेनफोर्समेंट देते हैं। अभी इसका देखते हैं कि स्ट्रेन डायग्राम कैसा दिखेगा। पर्टिकुलरली और बेसिकली हम लोग जो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कि जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया उसमें कितना स्ट्रेन आएगा और उसमें कितना स्ट्रेस आएगा, उसमें कितना फोर्स आएगा। फोर्स आएगा, फोर्स निकाल सकते हैं तो उसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। और फोर्स, हम लोग का टारगेट है कि फोर्स ऑन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को निकालना है। हम लोग को निकालना क्या चाहते हैं? फोर्स ऑन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। सो सी, सी जो है कंप्रेशन फोर्स इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा? स्ट्रेस निकालना होगा। स्ट्रेस से पहले क्या चाहिए होगा? स्ट्रेन निकालना होगा। तो पहले हम लोग एक डबली रेनफोर्स बीम का सेक्शन लिया है जिसका इफेक्टिव डेप्थ डी विद बी, जहाँ पे एएसटी एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, एएससी एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, डी डैश क्या है? दैट इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑन द कंप्रेशन साइड। ओके, ना हम लोगों ने स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया एज वी आर एनालाइजिंग दैट बीम यूजिंग एलएसएम। और एलएसएम क्या बोलता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग, फर्स्ट एजम्पशन था इसका। उसका मतलब क्या है कि स्ट्रेन विल वेरी लिनियरली। तो स्ट्रेन का डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। सो एकदम एक्सट्रीम टॉप पे स्ट्रेन रहेगा एप्सिलॉन सीसी। एप्सिलॉन सीसी क्या है? दैट इज द स्ट्रेन इन कंप्रेशन ड्यू टू कंक्रीट। ओके, तो एक एक करके सारा नोमेनक्लेचर लिख लो। एप्सिलॉन सीसी क्या है? स्ट्रेन इन कंक्रीट एट एक्सट्रीम फाइबर। तो इसका वैल्यू हम लोगों को पता है 0.0035। ऑलरेडी हम लोग सिंगल रेनफोर्स बीम जब डिजाइन किए थे तब देखे थे। एप्सिलॉन एसटी क्या है? स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट।
नाउ हम लोगों ने इस जोन पे एट अ डिस्टेंस डी डैश फ्रॉम टॉप हम लोगों ने एएससी को प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट मिलेगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन एससी क्या है, दैट इज स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ओके, नाउ इसी स्ट्रेन को निकालना है। देखो हम लोगों को सिग्मा एसटी का वैल्यू, एप्सिलॉन एसटी का वैल्यू पता है, स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, स्ट्रेन इन कंक्रीट पता है, बट वी डोंट नो हाउ मच स्ट्रेन इज कमिंग एट एप्सिलॉन एस। सो ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने लिया है दैट इज एक्सयू मैक्स, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि हम लोग उससे ज्यादा नहीं जा सकते। उससे ज्यादा चले गए एक्सयू मैक्स का वैल्यू, मतलब एक्सयू का वैल्यू अगर एक्सयू मैक्स से ज्यादा हो गया देन ओवर एनफोर्स्ड हो जाएगा। तो हम लोग का लिमिटिंग कंडीशन होगा अप टू एक्सयू मैक्स। ओके, नाउ अभी अगर हम लोग इस ट्रेन को निकालना चाहेंगे, एप्सिलॉन एससी को निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। एक है ये बड़ा वाला सिमिलर ट्राइंगल जो मैं अभी अभी रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये छोटा वाला ट्राइंगल। इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल से हम लोगों को एप्सिलॉन एससी के बारे में पता चलेगा। चलो निकालते हैं एप्सिलॉन एससी का वैल्यू फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल ट्राइंगल ऑफ स्ट्रेन डायग्राम, क्या लिख सकते हैं हम लोग? दिस वैल्यू बाई दिस वैल्यू, मतलब एप्सिलॉन एस सी बाई एप्सिलॉन सी सी। तो एप्सिलॉन सी सी का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, 0.0035 इज इक्वल्स टू, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है फ्रॉम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट टू न्यूट्रल एक्सिस, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है। ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, एक्स यू मैक्स एक्स माइनस मैक्स माइनस डैश। डी डैश, राइट। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स यू मैक्स माइनस डी डैश बाई एक्स यू मैक्स, क्योंकि बड़ा वाले के लिए एक्स यू मैक्स है। तो यहाँ से हम लोगों को एप्सिलॉन एस सी का वैल्यू मिल जाएगा। एप्सिलॉन एस सी विल बी इक्वल्स टू 0.0035। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस डी डैश बाई एक्स यू मैक्स। तो हमने स्ट्रेन का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा और स्ट्रेन कितना होगा, इस सेक्शन में जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में कितना स्ट्रेन आएगा, इस स्ट्रेन का वैल्यू को हमने सिमिलर ट्रायंगल लॉ से निकाल लिया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी डिराइव किया, ये फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है तुम लोगों का। कहाँ पे गिवन है? क्लॉज G.1.2, पेज नंबर 96 ऑफ IS 456। गो एंड चेक, ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तुम लोग याद रख सकते हो या फिर डायरेक्टली कोड से ले सकते हो। क्यों डिराइव करके सिखा रहा हूँ? क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोड अलाउ नहीं है। तुम लोगों का रेगुलर क्लास टेस्ट में कोड अलाउ है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब देने जाएगा कोड अलाउ नहीं है। सो यू नीड टू रिमेंबर सम फॉर्मूलाज और द प्रोसेस हाउ द फॉर्मूलाज आर जनरेटेड। तो हमने स्ट्रेन निकाल लिया, बट हमें क्या चाहिए? स्ट्रेस चाहिए। तो स्ट्रेस को कैसे निकाल सकते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस corresponding stresses can be और corresponding stresses डिटेल में लिखो, इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट कैन बी फाउंड फ्रॉम फ्रॉम टेबल ए, पेज नंबर 10, सॉरी पेज नंबर 10 नहीं, पेज नंबर 6 पे टेबल है, पेज नंबर 6 SP6, सॉरी SP16। ओके, तो देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग एप्सिलॉन एससी का वैल्यू
निकाल सकते हैं स्ट्रेन का वैल्यू एप्सिलॉन एसी इज इक्वल टू, अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया क्या है, 0.0035 ब्रैकेट में 1 माइनस डी डैश बाई एक्स यू मैक्स। सो फॉर ए गिवन बीम हम लोगों को एक्स यू मैक्स मिल जाएगा कहाँ से, अकॉर्डिंग टू द स्टील। हम लोगों का पेज नंबर 70 में दिया हुआ है कौन सा ग्रेड का स्टील है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स यू मैक्स बाई डी का वैल्यू दिया हुआ है। डी डैश क्लियर कवर से मिल जाएगा। सो यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन एसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। से एप्सिलॉन एसी का कुछ एक वैल्यू निकला से एक्स। ना इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ एस सी होगा, स्ट्रेस जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस मिलेगा हमें फ्रॉम टेबल ए, पेज नंबर 6 पे एक टेबल दिया हुआ है। आई विल गो टू द टेबल फर्स्ट। चलो टेबल को पहले दिखाते हैं। यस, दिस वन इज द टेबल। यहाँ पे देखो हम लोग मान लो कि एफी 415 के लिए किए और हम लोगों का जो स्ट्रेन निकला से स्ट्रेन निकला 0.00163, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस हमें यहाँ से मिल जाएगा। मे भी अगर स्ट्रेन निकला 0.0038 तो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस यहाँ से मिलेगा। अगर इन बिटवीन वैल्यू हुआ तो हम लोगों को लीनियर इंटरपोलेट करना है। यहाँ पे लिख दिया लीनियर इंटरपोलेशन कैन बी डन फॉर द इंटरमीडिएट वैल्यूज। तो यहाँ से हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है कंप्रेशन स्टील में उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। स्ट्रेस तक हम लोगों ने निकाल लिया। चलो बाकी स्टेप पे जाते हैं। तो स्ट्रेस निकल चुका है, अभी फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, compression force due to compression reinforcement is equals to, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, इसका नाम दे दो सी से सी एस सी और सी एस। इसको निकाल सकते हैं हम लोग स्ट्रेस एफ एस सी इंटू एरिया ए एस सी। सो कंप्रेशन फोर्स तक देखे कि हम लोग एक जो रेनफोर्समेंट हम लोग कंप्रेशन जोन में दिए हैं उसके लिए कंप्रेशन फोर्स तक निकाल लिया। फोर्स निकाल लिए तो फोर्स के साथ लीवर हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कारण जो मोमेंट आ रहा है उसको निकाल सकते हैं। नाउ गो बैक टू द डायग्राम, यहाँ पे आओ। अभी हम लोग स्ट्रेसेस देखते हैं। स्ट्रेन तो हम लोग देख लिया स्ट्रेन क्या है, इसके लिए जो एफ एस सी का वैल्यू है वो भी कैसे निकाला जा सकता है, निकाल लिया। अभी स्ट्रेस और फोर्स डायग्राम को देखो। सो ऊपर में सबसे ऊपर में क्या आएगा, द स्ट्रेस ड्यू टू कॉन्क्रीट। सो एफ सी सी क्या है, अभी सारा जो एब्रीविएशन हमने लिखा है सारा एब्रीविएशन को एक बार लिख लो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसी जगह पे लिखा देते हैं तो और कन्वीनियंट होगा। ओके, तो स्ट्रेस डायग्राम को अच्छे से देखो। ऊपर हो रहा है तुम्हारा एकदम एक्सट्रीम जोन पे हो रहा है कंक्रीट के लिए एफसीसी। सो एफसीसी क्या है, दैट इज स्ट्रेस इन कंक्रीट। जिसका वैल्यू हमें पता है कितना है, 0.447 एफसी के। नाउ इस जोन में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कंप्रेशन स्ट्रेस हो रहा है वो जनरेट होगा ड्यू टू कंप्रेशन स्टील। सो एफ एस सी क्या है, स्ट्रेस इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी अभी देखा। पहले हम लोगों को एफ एस जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन एस सी निकालना होगा, देन एप्सिलॉन एस सी का कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग टेबल ए से निकाल सकते हैं। और अगर हम लोगों के पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है स्टील का वो अगर होगा वहां से भी निकाल सकते हैं, अगर डिटेल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा तो। ओके, नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सी एस। ये जो सी एस मैंने लिखा है, सी एस क्या है, दैट इज द कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। मैं कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को ए से लिखता हूँ, तुम लोग लिखो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका वैल्यू निकलेगा एफ एस सी इंटू ए एस सी करके, राइट। अभी देखो यहाँ पे तो कंक्रीट भी है, तो कंक्रीट भी तो एक कंप्रेशन फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो सी सी क्या है, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू कंक्रीट।
compressive force due to concrete. Okay, now concrete के लिए compressive force as a balance beam और as a singly reinforced beam के लिए देखे थे कैसे निकाला जाता है 0.36 FC के XU B. ओके, सो ये यहाँ पे एक्ट करता है ऑलमोस्ट 3/7 ऑफ XU पे, मतलब 0.42 XU पे. सो ये जो CC है ये एक्ट करता है कहाँ पे एक्ट करता है, हम लोगों ने ऑलरेडी सिंगल रेनफोर्स बीम जब निकाले थे उसके लिए देखे थे. CC कहाँ पे एक्ट करता है 0.42 XU पे. यहाँ पे जे एज हम लोग XU मैक्स लेके चल रहे हैं तो XU मैक्स पे. ओके, नाउ ये जो CS है, CS कहाँ पे एक्ट कर रहा है ऊपर से, CS कहाँ पे एक्ट कर रहा है ऊपर से, देखो D डैश डिस्टेंस पे. तो ये एक्ट कर रहा है D डैश डिस्टेंस पे. ओके, अभी अगर हमें लिवर आर्म चाहिए, और एक चीज है यहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे इस जोन पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसका वैल्यू कितना है टेंसाइल फोर्स का, टेंसाइल फोर्स का वैल्यू है AST इंटू FST. ऑलरेडी वी नो कि टेंसाइल फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा है, और टेंसाइल फोर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस ऑन टेंसाइल एनफोर्समेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट. नाउ इतना कुछ करने का कारण यही है कि हमें लीवर आर्म चाहिए, फोर्स तो पता चल गया है, अभी हमें लीवर आर्म्स चाहिए. सो लीवर आर्म्स अगर चाहिए होगा तो हमें यहाँ पे देखो दो लीवर आर्म मिलेगा. एक लीवर आर्म कॉन्क्रीट के कारण मिलेगा, जो कॉन्क्रीट कंप्रेशन फोर्स दे रहा है उसके कारण लीवर आर्म मिलेगा. तो उसको अगर हम लोग ZC से डिनोट करते हैं, तो ZC क्या है, that is the lever arm for compression force in concrete. लिखो यहाँ पे पूरा lever arm due to compression force in concrete. मतलब CC के कारण हो रहा है, CC के कारण जो लीवर आर्म हमें मिल रहा है. तो इसको अगर ZC से डिनोट करेंगे तो ZC का वैल्यू कितना हो जाएगा, D माइनस 0.42 XU. और यहाँ पे अगर XU मैक्स लिखे तो XU मैक्स वट एवर इट इज, तो D माइनस 0.42 XU. सो यहाँ पे हम लोग XU मैक्स लेके कर रहे हैं तो यहाँ पे बेटर XU मैक्स लिख दो. एक लीवर आर्म मिला. दूसरा एक लीवर आर्म कहाँ से मिलेगा, ये जो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट है, जो कंप्रेशन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उसके कारण मिलेगा. और लीवर आर्म डिस्टेंस का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंसाइल फोर्स. तो यहाँ पे भी हमें एक लीवर आर्म मिलेगा फ्रॉम द CS टू T. तो इसको अगर हम लोग ZS से डिनोट करते हैं तो ZS का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ तुम लोग, ZS का वैल्यू कितना होगा, D माइनस डी डैश. टोटल डिस्टेंस है D, वहां से हम लोग D डैश को माइनस कर देंगे तो ये जो बाकी डिस्टेंस है वो मिल जाएगा. सो D माइनस डी डैश. इस चीज को एक बार लिख लो फिर से कि ZS जो है दैट इज द लीवर आर्म फॉर compression force in compression steel. compression steel और reinforcement whatever it is. इसका वैल्यू कितना आया हम लोगों का, D माइनस डी डैश. ओके, चलो एक बार क्विकली चीज को रिकैपिचुलेट कर लेते क्या क्या किया हम लोगों ने, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो पहले एक सेक्शन लिया डबल रेनफोर्स्ड बीम का, जहां पे AST टेंसाइल जोन में रेनफोर्समेंट, ASC कंप्रेशन जोन का रेनफोर्समेंट, D डैश इफेक्टिव कवर ऑन कंप्रेशन साइड, D इफेक्टिव डेप्थ. ओके, तो पहले हम लोगों ने स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ किया. स्ट्रेन डायग्राम में एकदम टॉप एक्सट्रीम कंप्रेशन कंक्रीट के कारण आएगा एप्सिलॉन CC, जिसका वैल्यू है 0.0035. नाउ जिस जोन में हम लोगों ने कंप्रेशन एनफोर्समेंट को दिया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक कंप्रेशन स्ट्रेन भी मिलेगा, जिसका वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल लॉ. इक्वेशन ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला 0.0035 ब्रैकेट में 1 माइनस डी डैश बाई XU मैक्स, जो इक्वेशन कोड में भी दिया हुआ है. ओके, नाउ एप्सिलॉन ST हम लोग पता है, कोड बोल दिया है कि हम लोगों को अगर कंप्रेशन फेलियर को रोकना है या ब्रिटल फेलियर को रोकना है तो हमें जो स्टील यूज करना होगा दैट शुड बी अबव ऑफ 250. तो 250 ग्रेड के ऊपर वाला स्टील के लिए कंप्रेशन होता है 0.87 FY बाई ES प्लस 0.002.
ये चीज ऑलरेडी क्लियर हो चुका था सिंगल रेनफोर्स बीम के टाइम पे। नाउ स्ट्रेस और फोर्सेस डायग्राम को जब ड्रॉ कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, पहले स्ट्रेस को देखते हैं। टॉप एक्सट्रीम फाइबर पे कंक्रीट के लिए स्ट्रेस मिलेगा जिसका वैल्यू हमें पता है 0.447 एफसी के अकॉर्डिंग टू एलएसएम। नाउ कंप्रेशन स्टील के कारण जो एफएससी आएगा उसका वैल्यू हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन से और टेबल नंबर ए ऑफ SP16 से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो कंप्रेशन यहाँ पे देखो, कंप्रेशन कौन कौन दे रहा है, कंप्रेशन दे रहा है कंक्रीट, कंप्रेशन दे रहा है कंप्रेशन स्टील। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल कंप्रेशन फोर्स क्या का किस किस के कारण हो रहा है, टोटल कंप्रेशन फोर्स से इसको नाम दे दो CU इज इक्वल्स टू CC कंक्रीट के कारण कंप्रेशन प्लस CS स्टील के कारण, जो कंप्रेशन स्टील दिया है उसके कारण जो कंप्रेशन है। तो एक टोटल कंप्रेशन फोर्स दोनों मिलके दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को डिजाइन किए थे तब क्या देखे थे कि जो कंक्रीट है वही बस तुम्हारा कंप्रेशन को लेगा, वहां पे स्टील कंप्रेशन नहीं लेगा, एजम्पशन ही था, राइट। और क्या देखे, सो यहाँ पे दो कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, एक CC कंक्रीट के कारण जो एक्ट कर रहा है ऊपर से 0.42 एक्सियो मैक्स पे, और CS जो कंप्रेशन फोर्स है ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट जो एक्ट कर रहा है ऊपर से D डैश डिस्टेंस पे। तो हमें दो लीवर आर्म्स मिलेगा। लीवर आर्म क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ कंप्रेशन फोर्स टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे दो कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स हमें दो लीवर आर्म मिलेगा। एक को नाम दिया ZC जो है डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंक्रीट टू स्टील, जिसका वैल्यू होगा D माइनस 0.42 XU मैक्स, और ZS जो कंप्रेशन फोर्स है ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट और टेंसाइल रेनफोर्समेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है D माइनस D डैश। तो यह तक क्लियर। नाउ हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं इस टाइप ऑफ सेक्शन। अभी तो देखे कि फोर्सेस क्या आता है, स्ट्रेसेस क्या आता है, वगैरह वगैरह, बट द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू एनालाइज दिस टाइप ऑफ सेक्शन। इस सेक्शन को, इस टाइप ऑफ सेक्शन को हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे। ओके, सो एनालिसिस पे आते हैं। उससे पहले ओके, सो नाउ हम लोग देखेंगे कि जो डबल रेनफोर्स बीम सेक्शन है उसे एनालाइज कैसे किया जाएगा। एनालिसिस पर्पस के लिए जो डबल रेनफोर्स बीम है, तो मैंने एक डबल रेनफोर्स बीम लिया जिसका विड्थ B है और जिसका इफेक्टिव डेप्थ D है। ओके, जहाँ पे AST द टोटल अमाउंट ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ASC अमाउंट ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। सो एनालिसिस पर्पस के लिए इस डबल रेनफोर्स बीम को दो इमेजिनरी बीम में डिवाइड कर दिया गया, बीम A और बीम B। सो बीम A जो है दैट इज ए सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम। बीम A क्या है, दैट इज सिंगली रेनफोर्स्ड, देखो सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम, एक सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम। अच्छा, यहाँ पे जो AST1 है, मतलब यहाँ पे क्या है, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम मतलब टेंशन जोन में AST1 प्रोवाइडेड है और बाकी जोन में कंक्रीट है। सो AST1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AST1 जो है दैट इज द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्टील, और द टेंसाइल स्टील required to balance balance compression force due to concrete, balance compression force due to concrete। मतलब हम लोगों का जो डायग्राम था, ये जो स्ट्रेस डायग्राम है, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। एक जहाँ पे हम लोग कंक्रीट का कंप्रेशन फोर्स रखेंगे और टेंसाइल फोर्स रखेंगे, दूसरा जहाँ पे कंप्रेशन फोर्स कंप्रेशन रेनफोर्समेंट के लिए आ रहा है उसको रखेंगे, और उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए जितना स्टील लगेगा उसको देखेंगे। तो एक बीम ए जो कि सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम है, जहाँ पे ST1 प्रोवाइड किया गया है, जो की जरूरत है कि जो कंक्रीट तो है, कंक्रीट के लिए CC आएगा तो उस फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा। बीम बी क्या है,
दैट इज ए इमेजिनरी स्टील बीम। यहाँ पे कोई कंक्रीट नहीं है, बस दो स्टील है, कोई कंक्रीट नहीं है, इमेजिनरी बीम है। यहाँ पे ऊपर इस जोन में एएससी है, मतलब कंप्रेशन फोर्स देगा एएससी, टेंशन फोर्स देगा AST2। सो बीम बी क्या है? दिस इज एन इमेजिनरी स्टील बीम, स्टील बीम। ओके, यहाँ पे AST2 क्या है? AST2 है कि टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड टू बैलेंस compression force due to compression reinforcement. So tensile reinforcement required to balance CS। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो कंप्रेशन ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। दो बीम में डिवाइड कर दिया। अभी अगर इसका फोर्स और स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे सेपरेटली, इसका अगर फोर्स और स्ट्रेस डायग्राम देखेंगे तीनों के लिए, तो ये चीज और क्लियर होता जाएगा। तो ओवरऑल जो बीम है मेरा, जो डब्ल्यू रेनफोर्स बीम लिया है, उसका अगर हम लोग स्ट्रेस और फोर्सेस डायग्राम को देखेंगे तो क्या मिलेगा? ऑलरेडी हम लोग देखे कि यहाँ पे कंक्रीट के लिए आएगा, देन स्टील लाइक दिस। ओके, यहाँ पे एक्ट कर रहा है तुम्हारा सी, यहाँ पे एक्ट कर रहा है तुम्हारा, सॉरी, CS एक्ट कर रहा है यहाँ पे एक्ट कर रहा है CC, यहाँ पे एक्ट कर रहा है T। अभी इसी चीज को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ऊपर एक्ट कर रहा है F, जो CC है 0.447 FC के। यहाँ पे एक्ट कर रहा है तुम्हारा FSC, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है FST। अच्छा, जब हम लोगों ने दो बीम में डिवाइड किया तो इसके लिए ये जो बीम है ए है, बीम ए के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन और फोर्सेस डायग्राम होगा, जो स्ट्रेस और फोर्सेस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इट्स ए सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम। तो बैलेंस बीम के लिए यहाँ पे T फोर्स एक्ट होगा, टेंसाइल फोर्स से T1 नाम दे देते हैं। T1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 0.87 FY AST1। नाउ यहाँ पे एक्ट करेगा तुम्हारा क्या? दैट इज C कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंक्रीट, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें मिलेगा दैट विल बी ZC, और जिसका वैल्यू होगा D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ज्यादा हेजी हो जाएगा, और यहाँ पे एक्ट कर रहा है 0.447 FC के। एक सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम, राइट? सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम के लिए हम लोग सिस्टम डायग्राम जानते हैं इतना। नाउ अब इस बीम के लिए अगर ड्रॉ करेंगे, दिस इज एन इमेजिनरी स्टील बीम। तो इमेजिनरी स्टील बीम के लिए जो स्ट्रेस और फोर्स डायग्राम आएगा वो कैसा दिखेगा? बस इस जोन में कंक्रीट नहीं है, तो इस जोन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा CS, जो कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आ रहा है, वो एक्ट करेगा। और यहाँ पे एक्ट करेगा तुम्हारा T2 मतलब टेंसाइल, जो यहाँ पे AST2 प्रोवाइड किया गया है, उस AST2 के कारण T2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा AST2 इंटू 0.87 FY। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ZS, और जिसका वैल्यू है कितना? D माइनस D डैस्ट। क्या किया? कुछ नहीं किया, बीम को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक मतलब दो कंप्रेशन फोर्स आ रहा था एज ए डब्ल्यू रेनफोर्स बीम में, तो दोनों कंप्रेशन फोर्सेस को अलग अलग करके देखा, दो बीम में डिवाइड कर दिया। एक बीम ए दैट इज ए सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम, दूसरा बीम है इमेजिनरी स्टील बीम। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल AST प्रोवाइड किया गया है, so that total AST is, नाउ एनालिसिस कैसे करेंगे? तो क्या बोल रहा था? टोटल AST जो था, AST शुड बी इक्वल्स टू AST1, जो हम लोगों ने बीम ए जो कि था सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम, उसमें जितना प्रोवाइड किया था, प्लस AST2 जो तुम्हारा इमेजिनरी स्टील बीम था, उसमें जो कंप्रेशन फोर्स आ रहा था ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, उसके लिए प्रोवाइड किया था। नाउ राइट डाउन द एनालिसिस स्टेप्स, कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में पूछा कि निकालो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए डब्ल्यू रेनफोर्स बीम, या फिर रेनफोर्समेंट निकालो कितना देना होगा एक फॉर ए गिवन मोमेंट, एक एक करके सब देखते हैं। सो लिखो एनालिसिस स्टेप्स।
पहला स्टेप 1, स्टेप 1 में हम लोगों को करना ये होगा कि जो हम लोगों ने सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम लिया है, मतलब बीम ए, उस बीम ए के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा। सो स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द singly reinforced balance beam। उसका नाम दे दो MU1। सो सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ऑलरेडी वी नो द फॉर्मूला, MU1 इज इक्वल्स टू 0.36 XU max by D, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max by D FCK BD square। Okay, this formula is given already on your code, page number 96, clause G 1.1.C, I think, page number 96 of your IS 456 2000। और ये जो फॉर्मूला जहां से आ रहा था मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, ओनली द कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस। और कंप्रेशन फोर्स इन कंक्रीट हम लोग को पता है 0.36 FCK XU max B, बाय दैट वे आल्सो यू कैन कैलकुलेट। तो फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, अगर हम लोगों ने जो बैलेंस बीम में AST1 प्रोवाइड किया है, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम में जो AST1 प्रोवाइड किया है, उस AST1 को अगर हमें निकालने के लिए बोलेगा तो उस AST1 को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो CC कंप्रेशन फोर्स ड्यू टू कंक्रीट क्या है? 0.36 FCK XU max इंटू B। तो हम लोग ये जो AST1 है, ये तो बैलेंस बीम है, बैलेंस बीम के लिए क्या होता है? C इक्वल्स टू T, ऑब्वियसली उसको इक्विलिब्रियम में रहना होगा। तो स्टेप टू लिखो, इफ वी नीड टू कैलकुलेट द AST1, so step 2, sometimes we need to calculate that AST1 also। so step 2 क्या है? calculate the value of AST1 और calculate the balance steel required, steel required to balance the compression force in concrete। इन कंक्रीट CC बैलेंस स्टील, यहाँ पे हम लोग AST1 लिख सकते हैं। तो AST1 को कैसे कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं, CC इज इक्वल्स टू T1 करने से जो मेरा बैलेंस बीम लिया था वह से हम लोगों को मिल जाएगा। सो से T1 को पहले लिखते हैं। तो T1 का वैल्यू कितना है? 0.87 FY AST1 इज इक्वल्स टू 0.36 FCK XU max इंटू B। तो यहाँ से हम लोगों को AST1 मिल जाएगा। AST1 इज इक्वल्स टू 0.36 FCK XU max B by 0.87 FY। Sometimes we need to calculate that AST1। Okay. Now step 3। Okay, steps को लिख लो पहले। Now we'll go to the step 3। Step 3 में हम लोग क्या करेंगे कि जो कंप्रेशन स्टील है उसका पहले स्ट्रेन निकालेंगे, फिर फोर्स। ओके, पहले लिख लो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टेप 3।
स्टेप 3 में हम लोग करेंगे कैलकुलेट द स्ट्रेन स्ट्रेस एंड फोर्स इन कंप्रेशन स्टील। कैलकुलेट द strain. At first we need to calculate the strain, then stress and force in compression steel. तो पहले स्ट्रेन निकालना होगा। तो स्ट्रेन निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला जनरेट किया। स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला एप्सिलॉन एस सी इज इक्वल्स टू 0.0035 1 माइनस डी डैश बाय एक्स यू मैक्स। नाउ कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस हमें कहाँ से मिलेगा? कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस का नाम दे दो एफ एस सी फ्रॉम टेबल ए पेज नंबर 6 SP16। ओके, तो एफ एस सी निकल गया। उसके बाद हम लोग फोर्स निकालेंगे। फोर्स, कंप्रेशन फोर्स इन कंप्रेशन स्टील। तो कंप्रेशन फोर्स इन कंप्रेशन स्टील सी एस क्या है? दैट इज द कंप्रेशन फोर्स इन कंप्रेशन स्टील। लिखो यहाँ पे सी एस इज इक्वल टू कंप्रेशन फोर्स इन कंप्रेशन स्टील। इन कंप्रेशन स्टील। तो सी एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए सी इंटू एफ एस सी। कंप्रेशन फोर्स का वैल्यू निकल चुका है। ओके, और जो बीम हम लोगों ने एज ए सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम लिया है उसके लिए भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल चुके हैं। अभी हमें एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है ड्यू टू दैट सी एस। सो स्टेप 4 होगा कैलकुलेट द एडिशनल। स्टेप 4 लिखो। कैलकुलेट द एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट द एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके कारण हो रहा है? इन कंप्रेशन ड्यू टू कंप्रेशन स्टील। तो इसको नाम दे दो mu2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स, कंप्रेशन फोर्स सी एस इंटू लिवर आर्म डिस्टेंस जेड एस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी एस की जगह पे एफ एस सी ए एस सी इंटू डी माइनस डी डैश। जेड एस का वैल्यू कितना था? जेड एस का वैल्यू डी माइनस डी डैश, क्योंकि ये जो सी सी है ये सी सी एक्ट कर रहा है ऊपर से डी डैश डिस्टेंस पे, क्योंकि हमने जो कंप्रेशन एनफोर्समेंट दिया है वो ऊपर से एज ए इफेक्टिव कवर डी डैश पे प्रोवाइड किया था। ओके, तो एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकल चुका है कि जो तुम्हारा कंप्रेशन स्टील प्रोड्यूस करेगा, दैट मच ऑफ एडिशनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर चाहिए तो स्टेप 5 दूसरे पेज में लिखते हैं। स्टेप 5 टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन फेल्योर। टोटल moment of resistance of doubly reinforced beam due to compression failure, compression plus concrete।
तो कितना हो जाएगा टोटल, MUC लिखते हैं हम लोग इज इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2। तो MU1 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे, दैट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस बीम 0.36 XU max बाई D, ब्रैकेट में 1 माइनस 0.42 XU max बाई D FC के BD स्क्वायर, एक गया मेरा MU1 प्लस MU2 अभी अभी निकाला, MU2 का वैल्यू कितना है, ASC FSC दैट इज द फोर्स इंटू लीवर आर्म D माइनस D डैश। So that is the total moment of resistance of a doubly reinforced beam due to compression failure. Okay. Now total moment of resistance तो देखें कि compression failure के लिए total moment of resistance कितना होता है। अभी अगर पूछेगा कि quantity of steel निकालो for a given moment of resistance के लिए steel निकालो। अच्छा, ए हुआ तुम्हारा ड्यू टू कंक्रीट फेलियर। यहाँ तक हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा हम लोगों को, दैट विल बी द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके अलावा भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंसाइल फेलियर भी होता है। तो टेंशन फेलियर के लिए हमें जो बीम 2 लिया था उसमें जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है AST2 के कारण, उस AST2 के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को निकालना होता है। वो सेक्शन अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है, अगर चाहिए होगा तो ठीक है, चलो उसको भी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ए तो लिखा कंप्रेशन फेल्योर के लिए, और हमें कंप्रेशन फेल्योर को ही फोकस करना है, टेंशन फेल्योर को फोकस नहीं करना है। अभी अगर टेंशन फेल्योर के निकालना है, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे कि टेंशन फेल्योर को भी निकालना है, तो यहाँ पे जो मैंने ये जो पोर्शन लिखा दैट इज द पोर्शन क्या है, ये जो इमेजिनरी बीम टू हम लोगों ने लिया था, दैट वन इज द बीम टू। जो बीम टू लिया था इसमें कंप्रेशन के कारण जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा था उसको देखा, प्लस इसमें तो बैलेंस बीम है, बैलेंस बीम में तुम्हारा कंप्रेशन के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है टेंशन में भी उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है। तो चेक क्या होगा अगर हम लोग को टेंशन के लिए चाहिए कि तब क्या चाहिए, तब ये जो T2 के लिए इस बीम में हम लोग CC के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाले, तब अगर हमें कंप्रेशन की जगह पे टेंशन फेल्योर के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए तब हमें T2 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा। ओके, तो T2 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए चलो उस सेक्शन को भी देख लेते हैं, ऑल्दो दिस इज नॉट नेसेसरी बट स्टिल फॉर योर रेफरेंस अगर किसी को जरूरत है तो वो देख सकता है। स्टेप 6, और एल्स हम लोगों का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए इस फॉर्मूला से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एक एडिशनल पार्ट है, अगर हम लोगों को टेंशन फेल्योर से भी देखना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, तो स्टेप 6 में हम लोग क्या करेंगे, AST2 को कैलकुलेट करेंगे पहले। तो AST2 को कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, टोटल AST माइनस AST1। ऑलरेडी AST1 हम लोग निकाल चुके हैं। कहाँ पे AST1 निकालना सीखे, AST1 निकालना सीखे हम लोग सेकेंड स्टेप में, AST1 राइट। नाउ AST2 निकल चुका है, दूसरा क्या है, इसी में हम लोग को निकालना होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू AST2। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू AST2, दैट मीन्स हम लोग टेंसाइल जोन में टेंसाइल रेनफोर्समेंट के कारण या फिर टेंशन के कारण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग पहले जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे तो क्या देखे थे बेसिक, कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को आइदर हम लोग कंप्रेशन साइड से निकाल सकते हैं, मतलब कंप्रेशन फोर्स को लेके, कंप्रेशन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस, और एल्स टेंसाइल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म डिस्टेंस। तो AST2 के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इसका नाम दे दो MU डैश इज इक्वल्स टू 0.87 FY दैट इज द स्ट्रेस इनटू AST2, और लीवर आर्म चाहिए। तो AST2 के लिए लीवर आर्म कितना होगा, देखो डायग्राम में AST2 के लिए जो लीवर आर्म होगा, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स आ रहा है CC, यहाँ पे T2, सो जो लीवर आर्म होगा वो हो जाएगा D माइनस D डैश।
तो d माइनस डी डैश। तो फॉर दिस केस यहाँ पे लिख सकता है कि टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंसाइल फेल्योर। पहले क्या लिखा था? कंप्रेशन फेल्योर ड्यू टू टेंसाइल फेल्योर। टेंसाइल फेल्योर कंसिडरिंग द यील्डिंग ऑफ AST2। सो MUT कितना हो जाएगा तब? हो जाएगा तुम्हारा MU1। बैलेंस बीम के लिए तुम कंप्रेशन के लिए लो, टेंशन के लिए लो, एक ही बात है, तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक ही आएगा, प्लस MU डैश। दैट वन इज द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंसाइल फेल्योर। अभी हम लोगों को टेंसाइल फेल्योर के ऊपर जोर नहीं देना है, हम लोग कंप्रेशन फेल्योर को ही देखेंगे। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रीवियस जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला, इस इक्वेशन से निकालेंगे। अभी मोर स्पेसिफिकली अगर किसी को करना है तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, जो फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा फॉर द डब्ल्यू रेनफोर्स बीम, फाइनल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा मिनिमम ऑफ MU and MUT, MUC and MUT, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंप्रेशन एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू टेंसाइल फेल्योर। बट यहाँ तक हमें आने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को कंप्रेशन को, हमें मोर क्रिटिकल कौन है यहाँ पे? जो कंक्रीट है। तो कंक्रीट फेल्योर को देखना है कि किस कंडीशन में कंक्रीट फेल हो सकता है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ द कंक्रीट, नॉट द स्टील, बिकॉज स्टील तो डक्टाइल फेल्योर देगा, उसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ए डब्ल्यू रेनफोर्स बीम हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। क्या है? एक है तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू सिंगली रेनफोर्स बैलेंस बीम, प्लस एडिशनल मोमेंट जो आ रहा है तुम्हारा ड्यू टू कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। नाउ द क्वेश्चन, यहाँ पे तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना सीख गए। अभी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कि फॉर ए गिवन मोमेंट ऑफ सेक्शन, मतलब एक बीम दे देगा तुम्हें डब्ल्यू रेनफोर्स बीम, एक डब्ल्यू रेनफोर्स बीम दे देगा। ओके, वहां पे पूछेगा कि से यहाँ पे ASC है, यहाँ पे AST है, इसका डेप्थ भी दे देगा, विड्थ भी दे देगा। ओके, और बोलेगा कि दैट बीम इज सब्जेक्टेड टू ए फैक्टर्ड मोमेंट, जो मोमेंट आ रहा है इस बीम में MU, टोटल जो मोमेंट आ रहा है उसका वैल्यू भी दे देगा। ना पूछेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AST एंड ASC। तब तुम लोग AST और ASC को निकालेगा कैसे? तो हम लोग जो फॉर्मूला देखे ना, उस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम लोगों को AST2 तक जाना है। AST2 निकाल लिया, AST1 पहले निकाल चुके थे, तो टोटल AST हो जाएगा AST1 प्लस AST2। और ASC कैसे निकालेंगे? ASC निकालने के लिए हम लोगों का जो ये बीम है, दूसरा वाला बीम है, ये जो लिया है, इसमें क्या करेंगे? CC इज इक्वल्स टू T2। तो यहाँ से हम लोगों को ASC का वैल्यू मिल जाएगा। स्टेप क्या है? पहले AST1 निकालना होगा बैलेंस बीम से, फिर AST2 निकालना होगा AST माइनस AST1 करके, अगर दिया हुआ है तो। ओके, तीसरी कंडीशन क्या है? हम लोगों को निकालना होगा कि CC इक्वल्स टू TT करके ASC का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों को इक्वल करने से। इतना कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं एक आसान सा तरीका दिखा देता हूँ। क्योंकि हम लोगों के पास क्या है? SP16 है। SP16 है तो हमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? बहुत आसानी से, 2-4 लाइन में निकल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? MU/BD² पहले निकाल लेना है, इससे कोई एक वैल्यू आएगा x। अब मेरे पास कंक्रीट FCK दिया हुआ होगा, FY मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ होगा। ओके, हम लोगों को करना ये है कि ये जो D डैश है, D डैश क्या है? इफेक्टिव कवर ऑन द कंप्रेशन साइड, D डैश बाई D। D डैश बाई D का एक रेशियो निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? D डैश बाई D का एक रेशियो हम लोगों को निकाल लेना है। नाउ जब D डैश बाई D का रेशियो और MU/BD² का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा, तब कोड में इसका वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है से x डैश, और इसका वैल्यू मिल चुका है, कंक्रीट पता है। अभी डायरेक्टली हम लोग
SP16 में चलेंगे। SP16 चलो फिर SP16 में चलते हैं। Where is our SP16 here? ओके, तो SP16 में देखो, फ्रॉम पेज नंबर 78 टू 86 बहुत सारा पेज में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चालू होता है तुम्हारा, एक सेकेंड, यस, ये चालू होता है फ्रॉम पेज नंबर 81। 81 से है। देखो 81 में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। डी डैश बाई डी के कॉरस्पॉन्डिंग और एम यू बाई बी डी के कॉरस्पॉन्डिंग पीसी और पीएस और पीसी का वैल्यू, पीएस और पीसी का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट एंड परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है। सो से फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोगों का जो बीम दिया हुआ है उसमें M15 कंक्रीट है और Fe250 यूज किया है। उसके लिए डी डैश बाई डी का वैल्यू आया है 0.1 और एम यू बाई बी डी स्क्वायर का वैल्यू आया है 2.24। तो देखो 2.24 के रेस्पेक्ट में हमें पीटी परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट का वैल्यू मिला कितना, 1.322 फॉर एग्जांपल। सो पीटी इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं, AST बाई BD इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1.322। सो यहाँ से हम लोगों का AST का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली PC का भी वैल्यू दिया हुआ है, देखो 0.003। सो PC का भी वैल्यू अगर दिया हुआ है 0.003, देन ASC बाई BD इंटू 100 इज इक्वल्स टू दैट वैल्यू। सो यहाँ से हम लोगों का ASC का भी वैल्यू मिल जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज मैच विद द टेबल कि तुम लोगों का क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट के साथ वेरी करके इस कोड में बाकी पेजेस में दिया हुआ है। सो इस पेज में पेज नंबर 81 में है तुम्हारा फॉर Fe250 एंड M15 कंक्रीट। फिर तुम देखो पेज उसके दूसरे पेज में 250 और FC20 के लिए है। सिमिलरली सारा पेज में दिया हुआ है। 25 250 के लिए है। 250 तो हम लोग करते नहीं है तो डायरेक्टली 415 में चलो। देखो 415 चालू होता है तुम लोगों का पेज नंबर 85 से। बस मैच करो तुम लोगों का कौन सा ग्रेड का कंक्रीट दिया हुआ है। से एग्जांपल हम लोगों का M20 और Fe415 है। सो इस टेबल को मैच करना होगा, पेज नंबर 86 में है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फॉर 20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। तो पहले MU बाई BD स्क्वायर निकाल लो, D डैश बाई D निकाल लो। वहां से तुम्हें कॉरस्पॉन्डिंग PC, PT, ये PT है और एक PC है। PT मतलब परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, PC परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द कंप्रेशन एज वेल एज टेंसाइल रेनफोर्समेंट। और एल्स तुम उस इक्वेशन से करो, बड़ा सा इक्वेशन लो, उसमें से बिठाओ, टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली दो वैल्यू तुम्हें पहले निकालना होगा, MU बाई BD स्क्वायर का वैल्यू, D डैश बाई D का वैल्यू, जो कि गिवन रहेगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग तुम लोग PT परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, परसेंटेज ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट फ्रॉम SP16 यहाँ से मिल जाएगा। 86 पेज नंबर 86, 85, 87 यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। क्लियर कैसे हम लोग AST और ASC का वैल्यू यहाँ से निकाल पाएंगे। सो दैट इज द बेसिक एनालिसिस स्टेप्स। अभी एनालिसिस स्टेप्स और क्लियरली समझोगे जब हम लोग कोई एग्जांपल करेंगे, कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला जाता है या फिर कैसे एरिया ऑफ टेंसाइल एनफोर्समेंट, एरिया ऑफ कंप्रेशन एनफोर्समेंट निकाला जाता है। आई होप क्लियर, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? अभी पूछो एक एक करके।